नमस्कार, मैं हूँ रजनीश। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे उसका नाम है राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म। राष्ट्रवाद बहुत ही प्रासंगिक अवधारणा है, न केवल राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए अपितु सामान्य जनों के लिए भी, क्योंकि कहीं न कहीं उनके चिंतन में, उनके खबरों में और राजनीतिक चर्चाओं में इसका उल्लेख मिलता रहता है। तो आइए जानते हैं राष्ट्रवाद के बारे में। राष्ट्रवाद यानी एक राष्ट्र के प्रति भावना, एक ऐसी भावना जो व्यक्तियों को हम यानी वी मानने के लिए प्रेरित करती है। तो जानते हैं, राष्ट्रवाद सबसे पहले मनुष्यों के समूह का एक विस्तार रूप है। मनुष्यों के समूह का मतलब कि राष्ट्रवाद उस समूह के प्रति हम की भावना है, वी फीलिंग है, जो मनुष्यों से बना होता है और यह उसका विस्तृत रूप है। सामान्य समूह जो हम देखते हैं गांव के रूप में, परिवार के रूप में या समाज के रूप में, उससे यह एक विस्तृत अवधारणा है। एक अन्य बात, राष्ट्रवाद परिचित भूमि और लोगों के प्रति प्रेम है। एक व्यक्ति अपने भूमि के प्रति प्रेम रखता है जिससे वह परिचित होता है। हो सकता है उसकी वो जन्मभूमि हो, कर्मभूमि रही हो, या वह उससे संबंध रखता हो। ऐसी जमीन और उस जमीन के प्रति लोगों में उस जमीन में निवासरत, उस जमीन में बसे हुए लोगों के प्रति उसका प्रेम भावना है। मैंने पहले ही बताया कि राष्ट्रवाद कोई भौतिक वस्तु नहीं बल्कि एक भावना है, मनश्चेतना है। यह अजनबी लोगों के प्रति भय और अन्य को अपने से अलग समझने की भी एक भावना है। राष्ट्रवाद के अंतर्गत यह भी एक महत्वपूर्ण बात है कि जो अजनबी लोग हैं, जिन्हें हम अपना नहीं मानते, वी फीलिंग से अदर, मतलब वी के अलावा, हमारे अलावा जो लोग हैं, उनसे अलग लोगों को हम अजनबी मानते हैं, उनके प्रति भय का भाव रखते हैं। और यह सामान्य भी है क्योंकि यह मनोवैज्ञानिक, मनुष्य की प्रकृति में स्थित है और उन लोगों से अपने को अलग समझते हैं। इस तरह से हम इस तरह से सामान्य रूप से समझ सकते हैं कि यह दो ग्रुप की बात करता है, दो समूह, एक हमारा समूह, एक अन्य समूह। जो हमारा समूह है वो हमारे राष्ट्र के लोग हैं, हमारे लोग हैं, और जो अन्य समूह है वह दूसरे लोग हैं, दूसरे राष्ट्र के लोग हैं। राष्ट्र केवल इतना नहीं है, और भी बहुत सारी बातें इसमें जुड़ती जाती हैं। ये जो हम की भावना है, ये जो एकजुटता है, इसका मुख्य आधार है साझी संस्कृति। साझी संस्कृति का अर्थ होता है कि वह संस्कृति जिसे हम पालन करते हैं, वह त्यौहार, वह रीति रिवाज, वह परंपरा जिसे हम मनाते हैं, उसे दूसरे लोग भी मनाते हैं। और अगर ऐसे दो लोग हम आपस में मिलते हैं तो हम उसे अपना समझते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं तो हमें लगता है कि यह हमारे राष्ट्र या हमारे अपने लोग हैं। तो इस तरह से यह साझी संस्कृति के आधार पर विकसित होता है। साझा इतिहास इसका महत्वपूर्ण, साझी संस्कृति के साथ साझा इतिहास भी महत्वपूर्ण उदाहरण है। इस राष्ट्र की भावना को प्रेरित करने के लिए, राष्ट्र की भावना को आधार रूप प्रदान करने के लिए, जैसे हम भारत के इतिहास के संदर्भ में लेते हैं, वो सारे लोग जो अपने इतिहास को भारत के इतिहास से जोड़ करके देखते हैं, वो भारतीय राष्ट्र से अपने को जुड़ाव रखते हैं और अपने को भारतीय राष्ट्र का सदस्य मानते हैं। इसके अलावा साझा इतिहास और संस्कृति के अलावा एक रूप से भाषा की जो बाध्यता है, जो भाषा की समानता है, वह भी राष्ट्रवाद को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है। भाषा के अलावा धर्म और जातीयता भी राष्ट्रवाद को स्पष्ट करने के लिए, राष्ट्रवाद को स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण कारक हैं। जैसे एक धर्म के आधार पर भी पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ और पाकिस्तान का निर्माण हुआ, पाकिस्तानी राष्ट्र की जो स्थापना हुई, वह एक अलग धर्म यानी भारत से अलग, भारतीय हिंदू धर्म से अलग मुस्लिम धर्म और उसके आधार पर एक मुस्लिम राष्ट्र के रूप में हुई। इसके अलावा जातीयता, एक जाति या प्रजाति के रूप में भी राष्ट्र की स्थापना में यूरोप में ऐसे बहुतेरे उदाहरण देखे जा सकते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि एक समान संस्कृति, इतिहास, भाषा, धर्म और जातीयता के आधार पर जब कुछ लोग अपने को इकट्ठा, एकजुट, संगठित मानते हैं, तो इस तरह से राष्ट्रवाद की भावना का जन्म होता है। राष्ट्रवाद एक भावना है जबकि राज्य उसका भौतिक स्वरूप है। यह ध्यान रखिएगा, आवश्यक नहीं कि प्रत्येक राष्ट्र के लिए एक राज्य हमेशा उपलब्ध हो। राष्ट्र एक भावना के रूप में समुदाय को संगठित करता है, बाद में उसे राज्य की मान्यता, शक्तियाँ और संप्रभुता प्राप्त हो सकते हैं अथवा नहीं भी हो सकते हैं। इस तरह से यह जानना महत्वपूर्ण है कि राष्ट्र एक भावना के रूप में है, उसे भौतिक रूप में नहीं देखा जा सकता, जबकि राज्य भौतिक रूप में उपस्थित होता है। आगे राष्ट्र और राज्य के मध्य अंतर को हम और भी स्पष्ट करेंगे। राष्ट्रवाद राष्ट्र के सदस्यों के प्रति निष्ठा की मांग करता है। अभी तक ये तो आप समझ ही गए होंगे कि राष्ट्रवाद
के अंतर्गत जो राष्ट्र के सदस्य होते हैं, उन सदस्यों में आपसी संगठन होता है, एक गठजोड़ होता है और एक एकजुटता होती है, और उस एकजुटता के प्रति उनकी कुछ कर्तव्य बनते हैं, उनके कुछ निष्ठाएं होती हैं, और यह निष्ठा की मांग राष्ट्र करता है। वह राष्ट्र निर्माण की निष्ठा हो सकती है, राष्ट्र के प्रति वफादारी की निष्ठा हो सकती है। तो यह राष्ट्रवाद की प्रमुख कुछ तत्व हैं। इस तरह अभी तक जो राष्ट्रवाद के संदर्भ में हम देखे हैं, उसका यह मतलब निकलता है कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जिसका संबंध स्वदेश, एक भाषा, आदर्श, मूल्य और परंपराओं से जुड़ा हुआ है। मैंने पहले भी चर्चा की कि एक भूमि जिसे हम अपना देश मानते हैं, एक भाषा जिसे हम अपने प्रयोग में लाते हैं, कुछ आदर्श और मूल्यों की परंपरा जो हम अपने इतिहास से प्राप्त करते हैं, वह राष्ट्र के निर्माण में और राष्ट्रवाद की भावना के निर्माण में सहायक है। एक अन्य बात है, राष्ट्र को एक पहचान की भी आवश्यकता होती है, और इस पहचान के लिए वह कुछ ऐसे प्रतीकों का इस्तेमाल करती है जो प्रतीक उस समूह को दूसरे समूहों से अलग करते हैं। जैसे आप देखेंगे, प्रत्येक राष्ट्र का एक ध्वज होता है, प्रत्येक राष्ट्र का एक राष्ट्रगान होता है, प्रत्येक राष्ट्र की एक पहचान होती है। तो इस तरह से इन प्रतीकों को अपना करके इन प्रतीकों का प्रदर्शन भी किया जाता है, कभी कभी संगठित करने के लिए। जैसे गणतंत्र दिवस की जो परेड होती है, जो स्वतंत्रता दिवस की परेड होती है भारत में, तो यह उन प्रतीकों को पुनः से लोगों के बीच स्थापित करने के लिए, स्वतंत्रता आंदोलन के आदर्शों को बार बार लोगों के बीच में ले जाने के लिए, प्रकट करने के लिए और ज़्यादा गाढ़ा करने के लिए प्रयास किया जाता है। तो राष्ट्र की पहचान के लिए, उस समूह की पहचान के लिए ऐसे प्रतीकों का भी होना बहुत ही आवश्यक है जो उसे अन्य समूहों से अलग करता। ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रतीक को अपना करके एक राष्ट्र, एक समूह अपने आप को दूसरे समूह से अलग करता है। उस समूह की एक अस्मिता होती है, उस अस्मिता की एक परंपरा या इतिहास होती है। अस्मिता का अर्थ होता है पहचान। प्रत्येक समूह जो राष्ट्र के रूप में अपने आप को संगठित करता है, उसकी एक पहचान होती है, और उस पहचान की एक परंपरा होती है, एक इतिहास होता है। जैसे भारत के संदर्भ में कहें तो जब हम भारतीयता का नाम लेते हैं तो हमें भारतीय इतिहास और भारतीय आदर्शों, मूल्यों की एक समृद्ध परंपरा देखने को मिलती है, और उसे हम अपनी पहचान मानते हैं। जब कभी भी ऐसे कोई कार्य या निर्णय लिए जाते हैं जो हमारी परंपरा से अलग हो, तो हमें वह परंपरा याद दिलाती है कि वास्तव में हमारी पहचान क्या है। जैसे सहिष्णुता हमारी पहचान है, जैसे सर्वधर्म समभाव हमारी पहचान है। तो ये जो सांस्कृतिक मूल्य हैं, यह एक राष्ट्र के रूप में लोगों को एक अस्मिता का इतिहास प्रदान करते हैं, एक पहचान की परंपरा प्रदान करते हैं। इसके अलावा यह इतिहास इतना मजबूत होना चाहिए जो लोगों को लामबंद या संगठित करने के लिए सहायक हो। भारतीय इतिहास के तौर पर आप देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि ऐतिहासिक घटनाएं लोगों को आपस में जोड़े रखती हैं। सब अपने आप को वही राम, वही कृष्ण, वही बुद्ध, वही महात्मा गांधी के वंशज मानते हैं। तो इस तरह से यह पहचान, चाहे वो सांस्कृतिक हो या अस्मिता की जो बात है, ये पहचान प्रत्येक राष्ट्र के सदस्य को संगठित करने के लिए, लामबंद करने के लिए प्रयासरत होती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अलावा कुछ सामाजिक सांस्कृतिक स्तर, विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक स्तरों के लोगों को एकजुट करना, यह राष्ट्रवाद के, यहाँ पर गलती से स्टार लिखा गया है, इसे आप स्तर पढ़िएगा। विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक स्तर के लोगों को एकजुट करना, यह राष्ट्रवाद की महत्वपूर्ण का कार्य होता है। कैसे? भले राष्ट्रवाद एक सांस्कृतिक रूप से विकसित हुआ हो, लेकिन उसमें कुछ विभिन्नताएं भी होती हैं, और उन विभिन्नताओं की जगह राष्ट्र की समानताओं को आगे करके उस विभेद की जगह जनसामान्य में विश्वास पैदा करना होता है कि विभेद हमारे बीच कम है, बल्कि हमारे बीच समानताएं ज़्यादा हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि राष्ट्रवाद लोगों के साथ संगठित होने, कुछ विशेष समानताओं के आधार पर संगठित होने और उनको एक रणवी फीलिंग, एक अपनापन फील करने की बात है, यह राष्ट्रवाद में होता है। राष्ट्रवाद का जो अंतिम लक्ष्य होता है, एक राष्ट्र राज्य बनने का होता है, अर्थात अपना शासन स्वयं से चलाने की इच्छा, संप्रभुता की प्राप्ति, स्वशासन की प्राप्ति। तो इस तरह हम देखेंगे कि जब एक राष्ट्र स्वशासन या संप्रभुता प्राप्त कर लेता है तो राज्य के रूप में निर्मित हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि राज्य पहले बनते हैं और उनमें राष्ट्रवाद की भावना बाद में आती है। अब देखेंगे अमेरिका के संदर्भ में यह स्पष्ट होता है। अमेरिका में बसे हुए बहुत सारे लोग पहले अलग अलग राष्ट्रीयताओं के लोग हुआ करते थे। वो अमेरिका में इकट्ठे हुए एक लंबी सामूहिक परंपरा के बाद वह एक राष्ट्र के रूप में विकसित हुए, एक राष्ट्र बन सके। तो
अब हम चर्चा कर लेते हैं राष्ट्रवाद के उदय के कारणों के विषय में। एक बात ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रवाद की जिस अवधारणा के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं यह आधुनिक अवधारणा है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि राष्ट्रवाद आधुनिक अवधारणा है। राष्ट्रवाद पहले भी पाया जाता था। राष्ट्रवाद की उपस्थिति आधुनिक काल से पहले प्राचीन भारतीय परंपराओं में भी देखने को मिलती हैं। जब वयम राष्ट्र जागृयाम यह बात कही जाती है, इसका मतलब यह होता है कि हम राष्ट्र की जनता को जागृत करेंगे। तो इसका यह मतलब नहीं है कि राष्ट्रवाद उस समय नहीं था। ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रवाद का जो स्वरूप अभी हम पढ़ रहे हैं या उसका जो सैद्धांतिकरण हुआ है वह आधुनिक है, न कि राष्ट्रवाद की परंपरा या राष्ट्रवाद की अवधारणा। ठीक, तो ये जो राष्ट्रवाद हम पढ़ रहे हैं यूरोपीय टाइप का राष्ट्रवाद है और इसके उदय के कुछ कारण हैं जो हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। पुनर्जागरण और सुधारवादी युग। अब जानते होंगे कि प्रथम विश्व मध्यकाल के समाप्त होते ही यूरोपीय समाज में परिवर्तन आया जिसे पुनर्जागरण के रूप में माना जाता है, और वह पुनर्जागरण अपनी पुरानी संस्कृति और अपने पुराने गौरव को पुनः खोजने का प्रयास था। यह पुनर्जागरण और सुधारवादी युग ने समाज को बहुत सारे सुधारों के रूप में प्रस्तुत किया और इन सुधारों ने व्यक्ति में नई चेतना उत्पन्न की। ये नई चेतना राष्ट्रवाद के जन्म में, राष्ट्रवाद के उदय में प्रमुख रूप से सहायक है। एक अन्य कारण है चर्च की सार्वभौमिक सत्ता का विघटन। जब मध्यकाल समाप्त होता है तो चर्च के विरोध के प्रति बहुत सारे स्वर विस्फोट करते हैं, बहुत सारे स्वर उभरते हैं जो चर्च की सत्ता का विरोध करते हैं, और इस तरह चर्च की सार्वभौमिक सत्ता का विघटन होता है। इसे धर्म सुधार आंदोलन, प्रोटेस्टेंट चर्च की स्थापना, यह एक प्रमुख प्रोटेस्टेंट चर्च मतलब जो पुराने चर्च के विरोध में नया चर्च, प्रोटेस्टेंट का अर्थ होता है विरोधी लोग, विद्रोही लोग। तो प्रोटेस्टेंट चर्च की स्थापना, इस तरह से चर्च के सार्वभौमिक सत्ता का विघटन किया गया, उसका विरोध किया गया, और उस विरोध में जो नए नए सत्ता के केंद्र आए उन सत्ता के केंद्रों ने अपने अलग अलग राष्ट्र बनाए अपनी इतिहास, भाषा, संस्कृति और जाति के आधार पर। यह एक महत्वपूर्ण कारण हुआ है राष्ट्रवाद के उदय का। एक अन्य कारण है उभरते व्यापारी वर्ग की शांतिपूर्ण व्यापार की परिस्थितियों की इच्छा। जब मध्यकाल एक सामंतवादी युग था, सामंतवादी युग का मतलब एक राजा के अधीन कई छोटे छोटे सामंत होते थे और वो सामंत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते थे। ऐसे में होता क्या था कि व्यापार को अलग अलग, आप ऐसे भारत के संदर्भ में देखिए कि अगर प्रत्येक राज्य के या प्रत्येक जिले के जो कलेक्टर हैं, डीएम हैं, उनको यह अधिकार दे दिया जाए कि वो अपने हिसाब से उसमें शासन चलाएं, व्यापार की नीतियों का पालन करें, बनाएं, विनियमन करें, तो वो सारे लोग क्या करेंगे कि अलग अलग नीतियां बनाएंगे, और जो पार राष्ट्रीय या पार राज्यीय व्यापार होता है एक राज्य से दूसरे राज्य, एक जिले से दूसरे जिले में, उसमें बाधा उत्पन्न होने लगेगी। मध्यकालीन यूरोप में यही हो रहा था और इसके विरोध में व्यापारियों ने एक सार्वभौम सत्ता के अधीन रह करके और उस शांतिपूर्ण वातावरण में व्यापार करने की सोची, और यह महत्वपूर्ण कारण था राष्ट्रवाद के उदय का। उन व्यापारी वर्गों ने क्या किया कि उन व्यापारी वर्गों को एक व्यापार के एक नियम और एक सत्ता की स्थापना के लिए राजा को उन्होंने समर्थन दिया, और राजा के समर्थन के पश्चात राष्ट्रवाद की स्थापना और सामंतवाद का अंत हुआ, सामंती शक्तियों का विघटन हुआ। एक अन्य कारण है रक्तपात, हिंसा, असहिष्णुता के युग में शांति व्यवस्था और सुरक्षा की इच्छा। मैंने बताया है कि उस समय मध्यकालीन यूरोप में सामंतवादी युग था, अलग अलग सामंत या अलग अलग शक्ति के केंद्र हुआ करते थे, ये केंद्र आपस में टकराते थे और इनमें युद्ध, रक्तपात सदा चलता रहता था। ऐसे में व्यापार और शांति के कार्य हो ही नहीं सकते थे। यह कार्य बंद करके शांति और व्यवस्था स्थापित करना एक महत्वपूर्ण इच्छा थी व्यापारी वर्ग की या जन सामान्य की, और इसके लिए उन्होंने सामंतों या छोटी छोटी सत्ताओं की जगह एक बड़ी सत्ता या राष्ट्रवाद के उदय की इच्छा की या उसके लिए सहयोग किया। एक अन्य कारण भी यह है कि उस समय जो सम्राट हुआ करते थे वह अपने सामंतों से बहुत ही परेशान रहते थे, क्योंकि सामंतों की शक्तियां बढ़ती जाती थी, उनकी शक्ति और धन के स्रोत बढ़ते जाते थे। ऐसे में वो सामंतों को नियंत्रित करना चाहते थे और इस नियंत्रण में उनका साथ दिया व्यापारियों ने। व्यापारियों को एक शांत वातावरण, एक सार्वभौम सत्ता चाहिए थी, और उसके लिए उन्होंने सम्राट को समर्थन दिया, और सम्राट को उस धन से समर्थन प्राप्त हो, उस धन से सम्राट ने क्या किया, उस सम्राट ने उस धन से एक राष्ट्रीय सेना बनाई, एक राष्ट्रीय सेना बनाई, और राष्ट्रीय सेना के माध्यम से उन सामंतों को नियंत्रित करके और अपनी एक राष्ट्रीय सत्ता स्थापित की। इस तरह हम देखते हैं कि वास्तव में यह
मध्य वर्ग और व्यापारी वर्ग का उभार, सामंतवाद का अंत और राष्ट्र राज्य या राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण कारक रहा। एक अन्य बात है प्रादेशिक स्वतंत्रता या संप्रभुता की। प्रादेशिक संप्रभुता का मतलब होता है कि बड़े साम्राज्यों के अधीन छोटे मोटे साम्राज्य या छोटे मोटे प्रदेश होते थे। इन प्रदेशों में अपनी भाषा, इतिहास और संस्कृति के आधार पर एकजुटता हो गई थी, लोगों में भी फीलिंग आ गई थी और वो उस साम्राज्य से स्वतंत्र होना चाहते थे। और ऐसे में राष्ट्रवाद की उदय ने उन्हें संप्रभुता प्राप्त करने और नए राष्ट्र की स्थापना करने में बल प्रदान किया। तो इस तरह से राष्ट्रवाद के प्रमुख कारणों के बारे में हमने चर्चा की। अब हम चर्चा करते हैं राष्ट्रवाद के स्वरूप के विषय में। वास्तव में राष्ट्रवाद के अभी तक जिन स्वरूपों का हमने चर्चा की है वह स्वरूप पश्चिमी राष्ट्रवाद के उदाहरण है। पश्चिमी राष्ट्रवाद मतलब एक जाति के आधार पर जो एक जाति के लोगों का ही समूह, एक भाषा के लोगों का समूह, एक संस्कृति के लोगों का समूह, एक इतिहास वाले लोगों का समूह, ऐसे में एक यूनिफॉर्मिटी जो इतिहास राष्ट्रवाद की रही है, राष्ट्रवाद की प्रमुख विशेषता रही है यूनिफॉर्मिटी, और यह एक पश्चिमी राष्ट्रवाद था। जबकि पश्चिमी राष्ट्रवाद से इतर एक दूसरी तरह का राष्ट्रवाद उत्पन्न हुआ, वह अन्य देशों में जैसे अमेरिकी, अफ्रीकी और एशियाई देशों में उत्पन्न हुआ। उन देशों में जो लोग उपनिवेशों के अधिकारी तंत्र थे या कुलीन वर्ग थे, वह अपने उपनिवेश या साम्राज्यवादी शक्तियों से कुछ न कुछ अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं। उदाहरण के रूप में इसको देखते हैं। बेनेडिक्ट एंडरसन ने इसका अध्ययन किया और बताया कि जो लैटिन अमेरिकी देशों में स्पेन के अधिकारी वर्ग थे, जो जन्मे तो लैटिन अमेरिका में थे लेकिन स्पेन मूल के लोग थे, उन लोगों ने अनुभव किया कि उनके साथ भेदभाव किया जाता है, उन्हें वापस स्पेन में लौटने और बसने की आज़ादी नहीं है, उन्हें अन्य स्पेन के उपनिवेशों में बसने की आज़ादी नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने लैटिन अमेरिकी देशों की स्वतंत्रता की या संप्रभुता प्राप्त करने की मुहिम शुरू की, एक आंदोलन शुरू किया कि उन्हें स्वतंत्रता या उन्हें अलग से राष्ट्र के रूप में, अपने आप को राष्ट्र के रूप में, स्पेन की जगह लैटिन अमेरिकी राष्ट्र के रूप में अपने आप को संगठित किया। तो यह दूसरे तरह का राष्ट्रवाद उत्पन्न हुआ। पहला मैंने बताया भाषा, इतिहास, धर्म, जाति इत्यादि के आधार पर एक रूपता। दूसरा, इस उपनिवेशवाद के विरुद्ध उसी भाषा और उसी जो साम्राज्य के ही लोग हैं, उसी की भाषा बोलने वाले लोग हैं, उसी के धर्म और जाति के लोग हैं, फिर भी वो उपनिवेश के पक्ष में, उपनिवेश को अपना राष्ट्र मानते हुए एक राष्ट्रवाद की स्थापना। इसमें अंतर क्या हुआ कि जो राष्ट्रवाद के बीज हैं, जो राष्ट्रवाद के शुरुआती लोग हैं, वो उपनिवेश के कुलीन वर्ग हैं। वह स्पेन के लोग हैं, लैटिन अमेरिका के लोग नहीं हैं, किंतु वह स्पेन के प्रति नहीं बल्कि लैटिन अमेरिका के प्रति राष्ट्र की भावना फील करते हैं, महसूस करते हैं। तो यह दूसरे तरह का राष्ट्रवाद हुआ। तीसरे तरह का राष्ट्रवाद हुआ उपनिवेश विरोधी राष्ट्रवाद, जैसे भारत में देखने को मिला, अफ्रीकी देशों में देखने को मिला। इन देशों में जो उपनिवेश विरोधी राष्ट्रवाद उत्पन्न हुआ वह था राष्ट्रीय आंदोलन का जन्म। अपने देश को आज़ाद कराने, अपनी सत्ता को अपने हाथ में लेने का जो राष्ट्रवाद उत्पन्न हुआ वह उपनिवेश विरोधी राष्ट्रवाद कहलाया। तो इस तरह से राष्ट्रवाद के तीन स्वरूप मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। इसके अलावा बेनेडिक्ट एंडरसन ने दुनिया भर के देशों में राष्ट्रवाद के उदय और उनके विषय में चर्चा की। आप चाहें तो उनकी किताब पढ़ सकते हैं, कई सारी किताबें इन्होंने लिखी हैं और वह महत्वपूर्ण है, उन्हें आप पढ़ करके और गहन ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण विमर्श जो राष्ट्र के संबंध में देखने को मिलते हैं। यह प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आते हैं और आपके चिंतन के लिए, जानकारी के लिए भी आवश्यक है। जैसे राष्ट्र और राज्य के मध्य क्या अंतर है, तो यह समझ लेना होगा कि राष्ट्र एक भावना है और राज्य एक भौतिक स्वरूप है। राष्ट्र के लिए आवश्यक है जनता के समूह और जनता के समूह में हम की भावना, एक इतिहास, साझी संस्कृति और एक साझी भाषा या साझा धर्म, साझी जातीयता। मतलब यह राष्ट्र के लिए जो भी आवश्यक तत्व हैं वो भौतिक रूप में उपलब्ध होने आवश्यक नहीं है सिवाय जनसंख्या के। जबकि राज्य के लिए जो आवश्यक तत्व हैं, जब राज्य मैंने पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि राज्य का अर्थ होता है, राज्य के लिए 4 तत्व आवश्यक होते हैं। एक निश्चित भूभाग, जनसंख्या, उस जनसंख्या को चलाने के लिए सरकार, और सरकार के स्वतंत्र निर्णय के लिए संप्रभुता यानी स्वतंत्रता या बाहरी हस्तक्षेप से मुक्ति। तो इस तरह से राष्ट्र और राज्य में अंतर है। राष्ट्र भौतिक स्वरूप नहीं है, राज्य भौतिक स्वरूप है। राष्ट्र भावना है, राज्य भावना नहीं है। तो इस तरह से राष्ट्र और राज्य के मध्य महत्वपूर्ण अंतर है।
दूसरा है राष्ट्रवाद और नारीवाद का विमर्श। नारीवाद ने कहा कि ये जो राष्ट्रवाद जिसकी हम चर्चा करते हैं, नारीवादी विचारकों ने कहा कि जिस राष्ट्रवाद की हम चर्चा करते हैं वास्तव में ये नारियों का राष्ट्रवाद नहीं है, यह पुरुषों का राष्ट्रवाद है। क्यों? क्योंकि राष्ट्र के नाम पर संगठित होना, युद्ध करना, सीमाओं का विस्तार करना और हिंसा करना यह पुरुषों का गुण है। वह अपने फायदे के लिए राष्ट्रवाद जैसी भावना को भड़काते हैं, प्रकट करते हैं और इस तरह से स्त्रियों को युद्ध में सबसे ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, हानि उठानी पड़ती है, चाहे वो विजित पक्ष से हो चाहे वो हारे हुए पक्ष से हो। तो नारीवादियों ने राष्ट्रवाद की बहुत आलोचना की और उन्होंने कहा कि यह एक राष्ट्रवाद के नाम पर एक मिथक तैयार किया जाता है, एक काल्पनिक समुदाय तैयार किया जाता है और उसके आधार पर युद्ध और हिंसा को बढ़ावा दिया जाता है। राष्ट्रवाद और भूमंडलीकरण का भी आपसी विमर्श है। भूमंडलीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन आने के पश्चात राष्ट्रों की सीमाएं आपस में कमजोर होने लगी, संचार के साधन बढ़े, कंपनियां एक देश से दूसरे देश जाने लगी, श्रम एक देश से दूसरे देश जाने लगा, पूंजी एक देश से दूसरे देश जाने लगी। अब आप देखेंगे कि जो राष्ट्र के लोग हैं उनके बीच मतभेद कम होने लगे, व्यापारिक रूप से उनके बीच संबंध बढ़ने लगे। ऐसे में राष्ट्रवाद की भावना कमजोर हुई। किंतु ऐसा भी नहीं है कि राष्ट्रवाद समाप्त हो गया, क्योंकि अभी भी जब प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं तो व्यक्ति भले मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करता हो, लेकिन जब प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं तो उसे अपने मूल राष्ट्र का ध्यान आता है। जिस राष्ट्र का वीजा उसके पास होता है, वीजा नहीं, पासपोर्ट उसके पास होता है, उस राष्ट्र का उसे ध्यान आता है। उस प्रतिकूल परिस्थिति में वही राष्ट्र उसके काम आता है। तो भूमंडलीकरण के कारण राष्ट्रवाद की सीमाएं जरूर कम हुई हैं, युद्ध की जगह व्यापार की प्रवृत्ति बढ़ी है, किंतु अभी भी राष्ट्रवाद महत्वपूर्ण है और भूमंडलीकरण के युग में भी मौजूद है। एक अन्य बात होती है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद वास्तव में राष्ट्रवाद का प्रारंभिक चरण है। यह कहीं भी सत्ता या भौतिक राज्य के नियंत्रण से संबंधित नहीं है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में व्यक्ति सांस्कृतिक रूप से समानता अनुभव करता है। जैसे भारत का जो राष्ट्र है, भौतिक राष्ट्रवाद, वह देखें कि भारतीय राज्य क्षेत्र राष्ट्रीय राज्य क्षेत्र के अंतर्गत है, किंतु सांस्कृतिक राष्ट्रवाद नेपाल, भूटान, कुछ हद तक इंडोनेशिया, मलेशिया, बर्मा और श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मॉरिशस, मतलब भारत के जितने भी आसपास के क्षेत्र हैं जहां भारतीय संस्कृति के कुछ लक्षण आपको प्राप्त होते हैं, उन्हें आप भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के अंतर्गत रख सकते हैं। तो ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भौतिक राष्ट्रवाद या राष्ट्र राज्य से अलग है, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक अन्य है अच्छा और बुरा राष्ट्रवाद। अच्छा और बुरा राष्ट्रवाद जैसी कोई अवधारणा होती नहीं है, यह तो केवल चर्चा का विषय है। अच्छा राष्ट्रवाद मतलब यह है जो राष्ट्र में संगठन, एकजुटता और विकास के प्रति सहयोग के प्रति बढ़ता रहे, उसके प्रति उसका रुझान रहे। और बुरा राष्ट्रवाद वो है जो संगठन और शक्ति का इस्तेमाल करके दूसरे देशों की सीमाओं या दूसरे राष्ट्रों पर अधिकार करने का प्रयास करे। तो अच्छा और बुरा राष्ट्रवाद जैसी कोई अवधारणा नहीं है, किंतु राष्ट्रवाद के अलग अलग प्रयोग के रूप में उसे हम अच्छा और बुरा राष्ट्रवाद कह सकते हैं। पिछले टॉपिक में चर्चा करते हुए हमने फांसीवाद की चर्चा की थी और उसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता थी उग्र राष्ट्रवाद। आज भी जब कभी ऐसा होता है कि राष्ट्रवाद की कहीं भावना देखने को मिलती है तो उसके विरोधी उसे फांसीवाद की तुलना करते हैं। कुछ समय पहले तक भारत में उत्पन्न हो रहे राष्ट्रवाद को पश्चिमी देशों द्वारा फांसीवाद कहा जाता था। आज भी कुछ विशेष राष्ट्रवादी पार्टियों को फांसीवादी पार्टियां कहा जाता है। केवल भारत ही नहीं, अन्य देशों में भी जहां कहीं भी राष्ट्रवाद उत्पन्न होता है उन्हें राष्ट्रवाद की जगह फांसीवादी पार्टियां या फांसीवादी लोग, फांसीवादी भावना कहा जाता है। किंतु ऐसा नहीं है, प्रत्येक राष्ट्रवाद फांसीवाद नहीं होता। राष्ट्र के प्रति प्रेम, राष्ट्र के निर्माण की आकांक्षा और उस निर्माण के लिए संगठित होना राष्ट्रवाद है, किंतु यह फांसीवाद नहीं है। फांसीवाद के अन्य तत्व हैं जो मैंने पिछले वीडियो में बताए हैं, आप उसे देखिएगा और समझिएगा कि वह इससे कैसे अलग है। फांसीवाद से केवल राष्ट्रवाद का इतना जुड़ाव है कि दोनों में राष्ट्रवाद की भावना होती है और फांसीवाद में उग्र राष्ट्रवाद होता है, हिंसा की भावना अधिक होती है। राष्ट्रवाद के साथ उग्रता की कोई जुड़ाव नहीं है। उग्रता की जगह यह सामंजस्य और एकजुटता पे ध्यान देता है और राष्ट्रवाद की स्थापना के लिए संस्कृति और समरसता पर ध्यान देता है। ध्यान रखिएगा कि फांसीवाद और राष्ट्रवाद दोनों ही अलग अलग हैं और जिन भी
राष्ट्रवाद के नाम राष्ट्रवाद जिन भी देशों में राष्ट्रवाद को फांसीवाद का तमगा यूरोपीय देशों ने दिया है, उसका एक कारण यह भी हो सकता है कि वो यूरोपीय देश उस नव स्वतंत्र देश या विकासशील देश के राष्ट्रवाद से कुछ डर गए हैं और उन्हें प्रभावित करने के लिए, उनकी जनता को प्रभावित करने के लिए, उनकी सरकार को प्रभावित करने के लिए एक सिगूफा छोड़ रहे हैं, एक मिथ तैयार कर रहे हैं कि यह राष्ट्रवाद नहीं बल्कि फांसीवाद है। तो यह फांसीवाद और राष्ट्रवाद के बीच अंतर प्रत्येक व्यक्ति को पता होना चाहिए और यह अंतर महत्वपूर्ण है। इसके अलावा राष्ट्रवाद को एक आधुनिक धर्म के रूप में भी स्थान दिया गया है। वास्तव में जिस तरह से आधुनिकता बढ़ी, धार्मिक क्रियाकलाप कम होते गए और धर्म की अपनी सीमाएं धर्म का क्षेत्र सीमित होता गया। ऐसे में राष्ट्रवाद एक आधुनिक धर्म के रूप में स्पष्ट हुआ। अब देवता की जगह राष्ट्र ही हमारा देवता है। कोई पराभौतिक देवता नहीं बल्कि राष्ट्र की जनता ही हमारे लिए देवतुल्य है और उसी की सेवा, उसी का संगठन, राष्ट्र का निर्माण, यही हमारी पूजा है। तो इस तरह से राष्ट्रवाद एक आधुनिक धर्म के रूप में स्थापित हुआ, जिसका पालन करना प्रत्येक राष्ट्र के सदस्य का कर्तव्य है। यह भी एक विचारधारा है, प्रत्येक लोग इसे माने ऐसा आवश्यक नहीं, पर यह भी एक विमर्श है, एक ये विचार है। इसके अलावा राष्ट्रवाद और मार्क्सवाद के बीच क्या संबंध है? कार्ल मार्क्स और उसके अनुयायियों ने जिस तरह से मजदूरों की एकता और दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ का नारा लगाया, इसके बाद से उन्हें लगा कि प्रत्येक देश के मजदूर, भले वो किसी भी राष्ट्रीयता के अधीन हो, उनकी एक ही समस्या है, वह है शोषण। और उस शोषण से मुक्ति के लिए उन्हें एक हो जाना पड़ेगा, राष्ट्र की सीमाओं से बाहर आना पड़ेगा और एक अंतर्राष्ट्रीय मजदूर एकता स्थापित होगी। किंतु ऐसा हुआ नहीं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान देखने को मिला कि जब जर्मनी, इटली इत्यादि जो भी देश थे, उनके मजदूरों का आह्वान किया गया मार्क्सवादियों द्वारा, किंतु उन मजदूरों ने अपने राष्ट्र के विरुद्ध विद्रोह नहीं किया बल्कि राष्ट्र का सहयोग किया। इसके अलावा भी अनेक ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं जिसमें राष्ट्र की सीमा से परे कोई भी संगठन, चाहे वो मजदूरों का संगठन हो या सांस्कृतिक संगठन हो या अन्य संगठन हो, नहीं जा सकता। कम से कम विपरीत या आपातकालीन परिस्थितियों में तो प्रत्येक व्यक्ति अपने राष्ट्र का ही सहयोग देता है। वह अपने संगठन की जगह राष्ट्र की सदस्यता को महत्वपूर्ण मानता है, उसे वरीयता देता है। तो इस तरह से राष्ट्रवाद और मार्क्सवाद के बीच जो विमर्श था, उसमें मार्क्सवादियों ने राष्ट्रवाद को कुछ दिन में समाप्त होने के लिए मान लिया था। यह भी माना था कि राष्ट्रवाद पूंजीवादियों का अपना बनाया हुआ मिथक है। जब राज्य समाप्त होगा, पूंजीवादी समाप्त होंगे, तो राष्ट्रवाद भी समाप्त हो जाएगा। प्रत्येक देश के राष्ट्रवाद से समाप्त होने के पश्चात एक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था स्थापित होगी, साम्यवाद की व्यवस्था स्थापित होगी। किंतु ये सारी चीज़ें कल्पनाओं में ही रह गईं और अभी तक देखने को नहीं मिलती। इसी कारण से राष्ट्रवाद के प्रति जो मार्क्सवाद की विचारधारा है या जो विचार है, वह फेल होते हुए, असफल होते हुए प्रतीत होते हैं। बेनेडिक्ट एंडरसन का मैंने पहले भी नाम लिया है। उन्होंने राष्ट्रवाद पर चर्चा करते हुए राष्ट्र को एक कल्पित समुदाय बताया है। कल्पित समुदाय का मतलब होता है ऐसे समुदाय जिसके सदस्यों के बारे में हम बहुत अच्छी तरह से नहीं जानते हैं। जैसे हम सबसे नज़दीकी जिन लोगों के बारे में जानते हैं वो हमारे गांव के लोग होते हैं। गांव से ज़्यादा जब सीमाएं बढ़ती हैं तो प्रत्येक लोगों को हम नहीं जानते। राष्ट्र एक ऐसा समुदाय है जिसके सदस्यों को, प्रत्येक सदस्य को हम नहीं जानते। अगर भारतीय राष्ट्र की बात करें तो 1.25 अरब की आबादी को हम प्रत्येक व्यक्ति को हम अच्छे से नहीं जानते हैं, केवल यह जानते हैं कि इनकी संख्या कितनी है। तो इस तरह से बेनेडिक्ट एंडरसन कहता है कि जहाँ भी गांव से बड़े समुदाय होते हैं वो कल्पित समुदाय कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रत्येक सदस्य एक दूसरे सदस्य को अच्छी तरह से जानता पहचानता नहीं है। तो यह कल्पित समुदाय की अवधारणा बेनेडिक्ट एंडरसन द्वारा दी गई। एंडरसन ने राष्ट्रवाद पर बहुत सारा काम किया है, पढ़ने योग्य काम है। उसे देखिएगा और समझिएगा कि किस तरह से अलग अलग देशों में राष्ट्रवाद की अलग अलग अवधारणाएं प्रचलित हुई हैं। अब हम चर्चा कर लेते हैं भारतीय राष्ट्रवाद के बारे में। भारतीय राष्ट्रवाद का मतलब है एक भारतीय इतिहास, साझा संस्कृति। यह बात तो भारतीय राष्ट्रवाद के संदर्भ में बहुत ही सही कही जा सकती है। किंतु एक जातीयता, एक भाषा या एक रूपता की जो बात है वह भारतीय राष्ट्रवाद में नहीं पाई जाती। ऐसा नहीं है कि अन्य देशों में सब जगह साझा एक जाति एक धर्म है। बहुत सारे ऐसे देश भी हैं, ऐसे राष्ट्र भी हैं जहाँ एक जाति और एक धर्म की
का रूप नहीं मिलता है, उसी तरह भारत में भी कई सारी जातियाँ, कई सारे धर्म और कई तरह की संस्कृतियाँ हैं। फिर भी भारत एक राष्ट्रवाद स्थापित किए हुए है, एक राष्ट्र बना हुआ है। उसके पीछे महत्वपूर्ण कारण है राष्ट्रीय आंदोलन। भारत उपनिवेश ब्रिटिश सरकार का उपनिवेश रहा है और उस उपनिवेशी सत्ता के विरोध में जो राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ हुआ, उसने भारत को एक राष्ट्रवादी सूत्र में स्थापित किया। तो जब भारतीय राष्ट्रवाद की महत्वपूर्ण विशेषता आपको जानने को मिलेगी, वह यह है कि भारतीय राष्ट्रवाद उपनिवेश विरोधी आंदोलन या राष्ट्रवादी आंदोलन से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रभावित हुए। जब कभी भी राष्ट्र विखंडन की स्थिति में पहुंचता है तो राष्ट्रीय आंदोलन के आदर्श उसे पुनः इकट्ठा कर देते हैं, एकजुट कर देते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि राष्ट्रवाद एक अवधारणा है जो भावना से जुड़ी हुई है, भौतिक स्वरूप में देखने को कम मिलती है, महत्वपूर्ण अवधारणा है, एकजुटता की भावना है। तो राष्ट्रवाद के बारे में यह सब बातें मैंने आपको बताई। आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए धन्यवाद। इसे अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। गुड बाय।